हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली देखो, हमें ना इनके बारे में पता तो होता है कि थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि क्या होते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन रहती है कि कॉपीराइट किन चीज़ों के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क किन चीज़ों के लिए मिलता है और पेटेंट किन चीज़ों के लिए मिलता है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न मैं आज आपकी दूर कर दूंगा। सिर्फ इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं, क्योंकि जो पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ये सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही पार्ट होते हैं। अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मैं डेफिनेशन थोड़ी सी बताऊं तो वो ये है कि आईपीआर आर द राइट्स गिवन टू पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। यानी कि ऐसे राइट्स देना किसी पर्सन को एक ऐसी क्रिएशन के लिए जो उसके माइंड ने की हो, यानी कोई ऐसी इन्वेंशन, कोई ऐसा आइडिया जो उसके माइंड से निकला हो, उसके लिए उस पर्सन को राइट देना यानी अधिकार देना, वो होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? बुद्धि, यानी कि माइंड, है ना। प्रॉपर्टी क्या होता है? संपत्ति, ठीक है। और राइट क्या होता है? अधिकार, यानी कि बौद्धिक संपत्ति के लिए जो राइट दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली ना क्यों दिए जाते हैं? मान लो कि आपके पास एक अच्छा सा आइडिया आया, बहुत यूनिक आइडिया आया, या मान लो आपने कोई एक ऐसी इन्वेंशन करी जिससे इंसानों की लाइफ में एकदम से बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए, ठीक है। आज से पहले किसी ने ऐसी इन्वेंशन नहीं की, ऐसा किसी के पास कोई आइडिया नहीं आया। तो इसी हमारे आइडिया, हमारे इन्वेंशन को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से जो इसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि चीज़ हमने इन्वेंट करी, भाई कोई और उसका बेनिफिट ले जाएगा तो ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो बेकार बात है। तो बस इसीलिए लाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपके इस आइडिया को कोई और ना चुरा ले, तो आपको उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास कई तरह से हम अपने इन आइडियाज़, इन इन्वेंशन, इन क्रिएशंस को सिक्योर कर सकते हैं। अब वो क्या क्या है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने टाइप के होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। अब देखो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये 5 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी हम पढ़ेंगे, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉपीराइट से। तो कॉपीराइट हमें किन चीज़ों के लिए मिलता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, लिटरेचर्स के लिए आप कॉपीराइट ले सकते हो। लिटरेचर्स क्या होते हैं? जैसे आपने कोई बुक लिखी, कोई आपने नॉवल लिखी, ठीक है, कोई आपने पेपर पब्लिश किया, तो इन सब के लिए आपको कॉपीराइट मिल सकता है। ये सब होते हैं लिटरेचर के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप फोटोग्राफ्स के लिए भी कॉपीराइट ले सकते हो। आपने कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, पेंटिंग बनाई, तो उसके लिए भी आप कॉपीराइट ले सकते हो, ताकि कोई और उसका चुरा ना ले, कोई और उसको पब्लिश ना कर दे, आपके नाम पे उसको बेच ना दे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मान लो कोई डांस स्टेप बनाया, यानी कि कोरियोग्राफी, इसके लिए भी आप कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपने कोई स्कल्पचर बनाया, तो उसके लिए भी आप कॉपीराइट ले सकते हो। और मान लो आपने कोई म्यूज़िक बनाया, कोई गाना गाया, तो इसके लिए भी आप कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है। और मान लो कोई आपने मूवी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो इनके लिए भी आप कॉपीराइट्स ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, आपने देखा भी होगा, जैसे यूट्यूब की वीडियो है, मान लो मेरी यही वीडियो कोई अपने चैनल पे अपलोड कर दे, तो भाई मैं उसको ना कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरा मटेरियल यूज़ किया है। इसी तरह मान लो आपने कोई मूवी उठाई और आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, तो आप देखते होंगे कुछ दिनों बाद आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, और हो सकता है वो चैनल भी उड़ जाए। क्योंकि देखो, ऐसे परमिशन नहीं होती कि हम किसी के भी कंटेंट को ना यूज़ कर सकें, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। तो अगर मुझे किसी का कंटेंट यूज़ करना है तो मुझे उससे पहले परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन दे देता है, या मैं उससे वो कंटेंट खरीद लेता हूँ, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तब मुझे वो कॉपीराइट्स का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना कॉपीराइट किन चीज़ों के लिए मिलता है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपीराइट हमें कितने टाइम के लिए मिलता है। मान लो कि एक आदमी है, उसने कोई एक बहुत अच्छी बुक लिखी, ठीक है। अब उसने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो जब तक वो जिंदा है तब तक उसके पास उस बुक का कॉपीराइट रहेगा। यानी किसी को भी अगर उस बुक को छापना है, ठीक है, तो उसको उस पर्सन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, या उससे उस बुक्स का राइट खरीदना पड़ेगा, या उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो उस बुक को छाप सकता है, उस बुक को सेल कर सकता है, ठीक है।
और मान लो कि जिसकी वो बुक थी, अब वो उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद भी 60 ईयर्स तक उस बुक के सारे राइट्स उसी आदमी के रहेंगे जिसकी वो बुक थी, भले ही वो मर गया, ठीक है। लेकिन अब मान लो 60 साल भी निकल गए, तो अब जब वो 60 साल भी निकल जाएंगे, तब उस बुक का यूज़, उस नोवेल का यूज़ कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये तो होती है कॉपीराइट्स की वैलिडिटी, यानी कब तक वो जारी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना कॉपीराइट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम, सेकंड है हमारा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क बेसिकली किस चीज़ के लिए मिलता है, तो अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, तो देखो जो ट्रेडमार्क होता है ना, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो बिल्कुल शॉर्ट में, एक सिंपल सा, कि जो कंपनी होती है, कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उनके लिए बेसिकली आपको ट्रेडमार्क मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो तो मान लो अपनी कंपनी के लोगों का भी ट्रेडमार्क करा सकते हो, जैसे एप्पल ने ट्रेडमार्क करा रखा अपने लोगों का, तो कोई और उसके एप्पल के लोगों को तो यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह कोई सिंबल जो होता है उसको भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो, जैसे मैकडोनल्ड ने ले रखा है अपने इस एम लेटर का सिंबल का ट्रेडमार्क। इसी तरह आप चाहो तो किसी स्लोगन को भी ट्रेडमार्क करा सकते हो, जैसे मैकडोनल्ड ने ही आई एम लविंग इट का करा सकता है। अब कोई और बर्गर कंपनी इस स्लोगन को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ट्रेडमार्क सिर्फ इसी के पास है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो कलर को भी ट्रेडमार्क करा सकते हो, और आप चाहो तो नेम या शेप को भी ट्रेडमार्क ले सकते हो। जैसे कोका कोला की जो ये बोतल है ना, जो ये शेप आप देखते हो, ये सिर्फ कोका कोला की ही बोतल में मिलेगा, किसी और की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपको ये शेप नहीं मिलेगा, ना ही ये शेप आपको मिलेगा पेप्सी में या किसी और ब्रांड में, ठीक है। क्योंकि इसका जो ट्रेडमार्क है इसके शेप का, वो कोका कोला के पास है। इसी तरह जो नेम होता है किसी ब्रांड का, आप उसको भी ट्रेडमार्क करा सकते हो, जैसे कोका कोला, तो ये नाम है, उनको भी आप ट्रेडमार्क के थ्रू रजिस्टर करा सकते हो। तो ये तो हो गया कि बेसिकली ट्रेडमार्क हमें किन चीज़ों के लिए मिलता है। अब देखो, कई बार आपने क्या होगा कि आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के नाम के आगे ऐसे आर लिखा रहता है, ठीक है, या फिर ये टीएम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देखो आई एम लविंग इट के आगे लिखा है ना आर, और जैसे मैं बताऊँ तो ऑरेंज, ये देखो यहाँ पे लिखा है टीएम। इनका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आर हम तब लिखते हैं, जैसे मान लो कि मुझे किसी लोगो का ट्रेडमार्क लेना है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब जब तक मेरा वो प्रोसेस अप्लाई में है, ठीक है, अब मुझे उस लोगो को यूज़ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उस लोगो के सामने ऐसे लिख सकता हूँ आर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये जो लोगो है या मेरा जो ये स्लोगन है, वो अभी प्रोसेस में है, यानी उसका ट्रेडमार्क की प्रोसेस अभी चल रही है, तो तब तक मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मुझे वो ट्रेडमार्क अलॉट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं टीएम लिख सकता हूँ, यानी जब मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा वो ट्रेडमार्क, तो मैं उसके बाद टीएम का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने एसएम भी हो सकता है देखा हो। टीएम बेसिकली गुड्स के लिए यूज़ करते हैं और एसएम करते हैं सर्विस के लिए, तो ये एक डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। अब देखो एक बार ना ये जान लेते हैं कि जो ट्रेडमार्क होता है ना, वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है। तो देखो जो ट्रेडमार्क होता है वो आपको मिलता है 10 ईयर के लिए, यानी 10 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। और देखो अगर आप चाहते हो कि आप उस ट्रेडमार्क को कंटिन्यू करो, यानी वो ट्रेडमार्क आपके नाम पर रहे, तो फिर से आपको उसको एक बार रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी हर 10 साल में आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ट्रेडमार्क आपके ही नाम पे आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो मान लो अगर आपने उसको 10 साल बाद रिन्यू नहीं कराया, तो फिर वो ट्रेडमार्क के जो राइट्स हैं वो आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका ट्रेडमार्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेडमार्क भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन चीज़ों के लिए मिलता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा पेटेंट। अब बेसिकली पेटेंट किन चीज़ों के लिए ग्रांट होता है, तो देखो पेटेंट कई चीज़ों के लिए मिल सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि मेकअप वगैरह या मेडिसिन। मेडिसिन के लिए बहुत फेमस है, आपने देखा होगा कि मेडिसिन जो होती है ना, उसके फॉर्मूले को पेटेंट कराया जाता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन चल रही थी, जैसे कि कोवैक्सीन हो गई, कोविशील्ड हो गई, तो इनके फॉर्मूले को पेटेंट कराया जाता है ताकि कोई और इसका यूज़ ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप डिवाइसेस को भी पेटेंट कर सकते हो, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, वॉच, कैमरा, मतलब जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको भी आप पेटेंट कर सकते हो, ताकि कोई और सेम प्रोडक्ट मार्केट में ना बेच सके मिलता जुलता, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो प्रोडक्ट। और देखो आप चाहो तो किसी प्रोसेस के लिए भी पेटेंट ले सकते हो, जैसे किसी सिस्टम, कोई आपने सिस्टम बनाया, कोई आपने मेथड बनाया, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पेटेंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि पेटेंट बेसिकली किन चीज़ों के लिए मिलता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई पेटेंट कितने टाइम के लिए मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 20 ईयर्स के लिए ही आपको पेटेंट मिलता है, उसके राइट्स। जैसे ही 20 ईयर्स खत्म हो जाएंगे, वो राइट पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगे, फिर आपका उस पर राइट नहीं रहेगा, तो 20 साल तक आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि पेटेंट्स के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना।
तो देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है ये प्रोटेक्ट करता है आपके किसी भी प्रोडक्ट के विजुअल डिज़ाइन को। ये बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत फेमस होता है, कार फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, आपकी बाइक की जो इंडस्ट्री हो गई ये हो गई। तो यहाँ पे ये आम बात है, यहाँ पे क्या करते हैं कि वो अपने कार बाइक के ना डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करा सकते हो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के थ्रू। मान लो ये बाइक का डिज़ाइन है तो इसको आप प्रोटेक्ट करा सकते हो, ठीक है। अब देखो जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है ये आपको मिलता है कितने टाइम के लिए, ये आपको मिलता है 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए। और 10 साल बाद अगर आप चाहते हो कि इसको रिन्यू करवाना तो 5 साल के लिए और रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन 15 साल होने के बाद फिर ये दोबारा रिन्यू नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो टोटल आपको 15 साल तक के लिए इससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपके डिज़ाइन के लिए। तो ये तो हो गया आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जिसके थ्रू हम विजुअल डिज़ाइंस को रजिस्टर करवाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किन चीज़ों को मिलता है? अब देखो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो किसी जगह में बहुत फेमस होती है और उससे उस एरिया की या उस जगह की पहचान जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आगरा के पेठे, नागपुर के संतरे, कोल्हापुर की चप्पल, कश्मीर के सेब, बासमती राइस, बिहार की मधुबनी पेंटिंग। तो अब आप देख सकते हो कि इन सभी की पहचान इनके एरिया से है। अब देखो जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और उससे जुड़े हुए लोगों को इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होता है और फेक प्रोडक्ट को रोकने में भी हेल्प होती है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने से उसकी नेशनल और इंटरनेशनल पहचान बढ़ जाती है। तो जीआई टैग के ये फायदे होते हैं। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। अब देखो ये तो था आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है और ये किन चीज़ों को दिया जाता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। अब देखो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है आपकी 10 साल, यानी 10 साल के लिए आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है और 10 साल बाद उसको दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और फिर भी अगर कोई डाउट है कुछ भी तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना किसी भी टॉपिक से। इसके अलावा आप चाहो तो मुझे ये भी बता सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी उस टॉपिक को मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना दोस्तों। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।